तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश रेनबो पार्ट टू। तो ये क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट टू। तो इसका लेसन वन पढ़ने वाले हैं हम लोग। कौन सा? तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहले लेसन का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पहला लेसन रेनबो पार्ट टू का। तो एक मैं एडवाइस दे रहा हूँ, 11th वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आप लोगों के लिए है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो आप लोग जो कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश कब से पढ़ाई होगी, 11th के बच्चे आप लोग कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश कब से पढ़ाई होगी। तो हिंदी और इंग्लिश आप लोग का जो पार्ट वन है, तो पार्ट वन में से जो बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड जो है, वो उनमें से कुछ भी नहीं देता आप लोगों को एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि मतलब जो आप पार्ट वन पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश का, तो आप उन सब को छोड़ के दोनों बुकों को पार्ट टू पढ़िए, ठीक है। क्योंकि पार्ट टू बुक जो है वो ये पार्ट टू का बुक जो है वो सीधा ट्वेल्थ में हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट टू बुक है, इन्हीं जो बुक है दोनों ना, तो इन सब में से क्या आता है, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं दोनों बुक से क्वेश्चन देता है। तो आप लोग अभी से पार्ट टू बुक को 11th में ही पढ़ लेंगे तो ट्वेल्थ में क्या होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी नहीं। तो आप लोग क्या कर पाएंगे कि मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप भी अभी से ही मतलब पार्ट टू के बुक को पढ़िए, ठीक है, जो मैं मतलब अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके राइटर्स के नाम और लेसन के नाम, मतलब जो बुक स्टोरी है, स्टोरी के नाम देखेंगे और ऑथर्स के नाम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट टू के बुक में जो कितने चैप्टर हैं और उनके राइटर कौन कौन से हैं, तो उन सब को पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वहीं लाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी। यहाँ पे देख लीजिए, स्टोरी राइटर नेम ट्वेल्थ इंग्लिश बिहार बोर्ड, यानी कि स्टोरी राइटर नेम यानी कि जो लेखक हैं इस स्टोरी के, ये जो स्टोरी दिख रहा है आप लोगों को, इन सब के जो लेखक हैं उनके नाम ट्वेल्थ इंग्लिश बिहार बोर्ड, यानी कि जो ट्वेल्थ का जो इंग्लिश बुक है बिहार बोर्ड का, उसका, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो होता है इंग्लिश बुक में वो होता है प्रोज, ठीक है। प्रोज यानी कहानियाँ, पोएट्री, ठीक है, पोएट्री नहीं प्रोज, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें जो सबसे पहला लेसन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना आप लोगों का राइटर नेम और ऑथर नेम, स्टोरी और ऑथर, ये आप लोगों को कम से कम मिनिमम 25 मार्क्स दे सकता है, 25 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को। बस इन्हीं सब से, किसने लिखा है किस चैप्टर को, यही सब से आप लोगों को 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगा ये कि आप जितने भी, ये सारे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जितने भी ये लिखा हुआ है लेसन का नाम और राइटर्स का नाम, ये सब आप लोग सबसे पहले याद करें, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग बुक के अंदर इंटर करें, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को 20 से 25 मार्क्स दे के जाने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम बारीकी से अच्छे तरीके से आप लोगों को सजा करके पीडीएफ के रूप में दे दिया है। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रोज में है, ये लिखा हुआ है ना प्रोज। प्रोज में कितने लेसन है? 11 लेसन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है। उसके बाद है पोएट्री, ठीक है। तो पोएट्री में आप लोगों को कितने लेसन है? 10 लेसन है। तो ये 11 और 10 21 लेसन है, और आपको दे के जाने वाला है 25 मार्क्स, यानी 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इन सबको याद करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बढ़िया तरीके से। आप डेली कम से कम दो दो, एक एक, दो दो याद करेंगे ना, दो ही कम से कम याद करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी याद करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले लेसन को। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लास ट्वेल्थ रेनबो चैप्टर 1। बुक का नाम है रेनबो, ठीक है। रेनबो का चैप्टर 1 है, क्लास ट्वेल्थ, ठीक है। उसके बाद देखिए
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है किसने? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी, यानी कि जिसको राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने इसको लिखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, यानी कि जो इसके ऑथर हैं, जिसने जिसने इस लेसन को लिखा है, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में इंटर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, यानी कि जो ऑथर है उनके इंट्रोडक्शन, उनका परिचय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, was more a spiritual leader than a politician। अब बारी बारी से हम लोग सबका इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ बताते जाएंगे आप लोगों को, और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे मतलब आप हिंदी की बुक पढ़ेंगे ना, वैसे ही इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, ऐसे मैंने इसको सजाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि जो पहले का नाम होता था ना, कि मतलब जब जो आपके पापा का नाम है और आपका नाम जो रखा जाएगा, आपके पापा का नाम को आपके पापा के नाम को जोड़कर ही रखा जाएगा। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनका महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था, इनका नाम था मोहनदास। तो यहाँ पे लिखा गया महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनका पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनका जन्म हुआ था 1869, यानी कि 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये कब से कब तक रहे? 1869 से 1948 तक रहे। ठीक है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से, यानी कि पॉपुलरली है ना, यहाँ पे पॉपुलरली नोन एज बापू, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? बापू और राष्ट्रपिता। ठीक है, उसके बाद एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। वे क्या थे? मतलब मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम था। ये 1869 से 1948 में जीवित थे, और उनको क्या किया जा रहा था? लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। और वो क्या थे? एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। राजनेता से अधिक आध्यात्मिक, यानी कि जो क्या थे ना, आजकल के नेता लोग क्या हैं? वो मतलब गरीबों की देखते नहीं है, खुद की सोचते हैं। और ये क्या थे? पूरी जनता की सोचते थे, पूरे लोगों की। तो ये एक, इसलिए क्या क्या गया इनको? आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons, ठीक है, against the British rule in India and helped again independence from 1915 till 1948. He completely dominated Indian politics। अब देखिए, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। ये किसका उपयोग किए थे? देखिए, उन्होंने भारत में किसके शासन के खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में, किसके रूप में? मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का, किसका? सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक सक्सेसफुल उपयोग किया, यूज किया, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। और हेल्प्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में क्या की? मदद की। किसका यूज करके? सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी थे। यानी कि जो क्या थे ना, महात्मा गांधी 1915 से 1948 तक वो क्या थे? पूरी तरह भारतीय राजनीति पर आ गए थे। मतलब कि देश आजाद कराने पे लग ही गए थे। उनको मतलब वो ठान लिए थे कि 1948-47 तक, ठीक है, वो क्या करेंगे? पूरी तरह से भारत को आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने करा भी दिया। ठीक है, तो क्या थे? पूरी तरह भारतीय राजनीति पर हावी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, he died at hands of a fanatic on 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी 1948। His autobiography, My Experiments with Truth and the Numbers
numerous articles that he wrote for यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद अब इसका मतलब क्या है वो पढ़ते हैं। 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध के हाथों, धर्मांध यानी कि क्या, नाथुराम गोडसे क्या था, धर्मांध यानी डाकू डकैत। ठीक है, धर्मांध के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उनकी एक आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने खुद लिखी थी आत्मकथा, अपनी जीवनी हुए थे। उन्होंने एक लिखा था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे और विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा दिए गए भाषण। उसके बाद देखिए 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध के हाथों उनकी मृत्यु हो गई थी, वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, किसके हाथ है, धर्मांध, धर्मांध का नाम क्या था, नाथुराम गोडसे। ठीक है, उसके बाद देखिए उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी एक बुक थी, कौन थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और भी बहुत सारे लेख थे उन्होंने जो लिखे थे यंग इंडिया के लिए, यानी कि आज के दिनों के लिए, आधुनिक इंडिया के लिए। तो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा दिए गए भाषण। ठीक है, उसके बाद देखिए रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। उसके बाद देखिए आइडोमेटिक इंग्लिश, चेस्ट आइडोमेटिक इंग्लिश। उसके बाद पहला सेंटेंस का वो कर लेते हैं हिंदी। उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में प्रकट करें बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में भी प्रकट करें। यानी कि वो ये बोल रहा है, जो बोल रहा है कहानी, कि उन्हें केवल एक मूल विचारक के रूप में प्रकट ना करें, यानी कि साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट ना करें, बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के, यानी कि एकदम शुद्ध मुहावरेदार, यानी कि आइडियोमेटिक। ठीक है, उसके बाद एक महान यानी कि ग्रेट गुरु के रूप में भी प्रकट करें, यानी कि महान गुरु के रूप में भी प्रकट करें। उसके बाद In the following extract Indian civilization culture, Gandhi ji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण में भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं जो समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण में, ये इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उदाहरण में भारतीय सभ्यता, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन की और संस्कृति, गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं जो समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पाश्चात्य सभ्यता जिसमें भौतिकता को तरजीह देने की प्रवृत्ति है उस भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती जो नैतिकता को उन्नत करती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पाश्चात्य मतलब बाद में सभ्यता, बाद वाली सभ्यता है जिसमें भौतिकता को तरजीह देने की प्रवृत्ति है। ठीक है, उस भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती जो क्या कर सकती है, नैतिकता को उन्नत करती है। ठीक है, तो यहाँ तक था उनके बारे में, यानी कि जो ऑथर थे महात्मा गांधी, उनके बारे में ये सब था कि वो कहना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में, या फिर उनका बारे में। तो ये सब था महात्मा गांधी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर क्या कह रहा है। ठीक है, यानी कि चैप्टर में क्या है वो पढ़ना है हम लोग को। अब देखिए in this chapter Gandhiji mainly talks about the strong foundation of India and its civilization as it has remained same strong and still in every generation and situation। ये क्या कह रहा है कि इस अध्याय में गांधी जी मुख्य रूप से, ठीक है, इस अध्याय में गांधी जी मुख्य रूप से भारत की मजबूत नींव, भारत की मजबूत नींव, नींव मतलब एकदम बेसिक, और इसकी सभ्यता के बारे में बात की है। इस अध्याय में गांधी जी ने मुख्य रूप से भारत की नींव, बेसिक को और इसकी सभ्यता के बारे में बात की है
क्योंकि यह हर पीढ़ी और स्थिति के समान मजबूत बनी रही है। क्योंकि यह क्या रही है, हर पीढ़ी यानी कि एवरी एवरी जनरेशन और सिचुएशन में क्या रही है, समान रही है, सेम रही है और मजबूत बनी रही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि पश्चिमी दुनिया का भौतिकवादी दृष्टिकोण भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता है, जो नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने पर केंद्रित करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पश्चिमी दुनिया है, वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, यहाँ पे ही ऑल्सो सेज दैट वेस्टर्न वर्ल्ड्स मटेरियलिस्टिक approach cannot match the Indian civilization which is focused on elevating the moral being। यानी कि ये कह रहे हैं कि पश्चिमी दुनिया का भौतिकवादी, किस कौन सी दुनिया का, पश्चिमी दुनिया का भौतिकवादी दृष्टिकोण भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता। जो भारतीय सभ्यता से क्या खा नहीं सकता, मेल नहीं खा सकता। पश्चिमी दुनिया क्या, वेस्ट बंगाल, वो तो होता है, वो तो इंडिया में है ना। पश्चिमी दुनिया, जो पश्चिमी दुनिया जो है, पश्चिमी जो भी कंट्री है, उसकी सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता, उस भारतीय सभ्यता से नहीं मिल सकता है, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद जो नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने पर केंद्रित है, नैतिक अस्तित्व मतलब नए अस्तित्व को ऊपर उठाने पर केंद्रित है, मतलब फोकस किया है किस पर, नए जनरेशन पर, उसको कैसे ऊपर उठाएं, ये कौन किया है, भारतीय सभ्यता। ठीक है, तो इसकी मेल कौन नहीं खा सकता है, तो पश्चिमी दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड्स। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, यानी कि चैप्टर का जो परिचय है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो चैप्टर में कह रहे हैं गांधी जी कि ये गांधी जी कह रहे हैं कि मुख्य रूप से भारत की मजबूत नींव और इसकी सभ्यता के बारे में बात की है। गांधी जी ने किसके बारे में बात की है, भारत की मजबूत नींव और इसकी सभ्यता के बारे में, और यह हर पीढ़ी और स्थिति के समान में मजबूत बनी रही है। यानी कि यह हर पीढ़ी, प्रत्येक जनरेशन में क्या रही है, स्थिति में समान, पीढ़ी और स्थिति में समान और मजबूत बनी रही है, यानी कि सेम रही है, स्ट्रांग रही है। ठीक है, उसके बाद ना, मतलब कोई भी पीढ़ी आए, सुखाड़ आए, बाढ़ आए, ये सब में समान रही है, मजबूत बनी रही है। तो इसलिए पश्चिमी दुनिया भौतिकवादी दृष्टिकोण भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकता, ये बता रहे हैं गांधी जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अबाउट द चैप्टर, यानी चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अब पूरा चैप्टर है कि मतलब चैप्टर में क्या क्या है क्या नहीं है। उसके बाद देखिए, गांधी जी सेज दैट आई एम श्योर दैट इंडिया सिविलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू बीट एनीवेयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इन दिस डेवलप्ड वर्ल्ड। ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ कि मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में, तो वो क्या है, सुन सुन के अपनी बुक को रीडिंग लगा सकते हैं, 2 बार लगाएं, 3 बार। जब अगर आप लोगों को, अगर किसी को इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है तो आप लोग क्या करें कि अब आप अपना बुक ले लें। ठीक है, अगर आप अपना बुक ले लें, ठीक है, बुक लेने के बाद अगर आप लोगों को उसमें समझ नहीं आ रही इंग्लिश, तो आप हमारा वीडियो ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़िए। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा वहाँ से वीडियो को रिज्यूम कर लीजिए, जब चलेगा आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से पढ़ें उसको, 2-3 बार पढ़ते पढ़ते आप लोगों को क्या होगा, रीडिंग करने आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे गांधी जी क्या कर रहे थे, सेज दैट, यानी कि गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट, ठीक, कि मुझे यकीन है कि भारत की सभ्यता इस विकसित दुनिया में कहीं भी मार खाने वाली नहीं है। यहाँ पे मात हो गया है, यहाँ पे होगा मार खाने वाली नहीं है। यानी कि क्या है, आई एम श्योर दैट इंडिया सिविलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू बीट एनीवेयर इन दिस डेवलप्ड वर्ल्ड। यानी कि गांधी जी क्या कहते हैं कि उनको यकीन है कि भारत की सभ्यता इस विकसित दुनिया में कहीं भी मार खाने वाली नहीं है। उसके बाद आवर एंसेस्टर, नो वन कैन मैच द कल्चर डेवलप्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। यानी कि एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, यानी हमारे परदादा के परदादा के परदादा लोग, ये सब होता है एंसेस्टर्स, यानी बहुत पुराने लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई संस्कृति की बंटवारी कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने वो विकसित की है, संस्कृति को विकसित की है, जो हमारा कल्चर है उसको कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता, एकदम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ वी सी इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम विश्व में देखें तो मेनी बिग सिविलाइजेशन हैव एंडेड, यानी कि
कई बड़ी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई। फॉर एग्जाम्पल रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल इंटैक्ट। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर हम विश्व में देखें तो कई बड़ी बड़ी सभ्यताएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण के लिए रोमन सभ्यता, रोमन रीजन, ठीक है, रोमन सिविलाइजेशन, उसके बाद यूनानी सभ्यता, ये सब क्या हो गई, समाप्त हो गई। परंतु भारत की सभ्यता अभी भी बरकरार है। ये क्या कह रहे हैं कि जो हम लोग क्या विश्व में देखें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है वो समाप्त हो गई हैं, लेकिन ये जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो क्या है, अभी तक क्या कर रही है, बरकरार रही है, बरकरार रही है। उसके बाद डिस्पाइट all the challenges and external attacks, the beauty of India remains intact and this is its biggest feature। अब ये इसका मतलब हुआ कि सभी चुनौतियों और यहाँ पे क्या है, सभी चुनौतियों और बाहरी आक्रमणों के बाद भी भारत की सुंदरता बरकरार है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये क्या कह रहे हैं कि सभी चुनौतियों और बाहरी आक्रमणों, यहाँ पे होगा बाहरी नहीं होगा बाहरी, क्या होगा, बाहरी चुनौतियों का मतलब जो सामना करना पड़ता है, जो भी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है वो चुनौती कहते हैं उसको। चुनौतियों और बाहरी आक्रमणों के बाद भी, मतलब जो बाहर से देश जो है वो हमारे इंडिया पे जो आक्रमण करता था उसके बाद भी भारत की जो सुंदरता है, ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटी है, इंडिया की ब्यूटी है, वो क्या है, बरकरार रही है, इंटैक्ट रही है। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह सभी चुनौतियों और बाहरी आक्रमणों के बाद भी क्या है, भारत की सुंदरता बरकरार है। यहाँ तक हो गया हमारा अबाउट द चैप्टर, यानी कि चैप्टर के बारे में था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं तक नहीं है और भी बहुत सारा है। चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज बीन एक्यूज दैट दे आर इलिटरेट एंड अनसिविलाइज्ड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परसुएड देम फॉर एनी चेंज। ये इसका मतलब है कि भारत के लोगों पर सदैव यह आरोप लगाया गया है, ये किन लोगों के पर, भारत के लोगों पर हमेशा यह आरोप लगाया गया है कि वह अनपढ़ एवं असभ्य है, कि वो क्या है, अनपढ़ एवं असभ्य, यानी कि always accused and they are illiterate and challenge to India's। ठीक है, ये सब क्या है, इन पर क्या आरोप लगाया गया है कि वो क्या है, अनपढ़ है और असभ्य है। ठीक है, और उन्हें किसी भी बदलाव के लिए राजी कर पाना बहुत मुश्किल है, राजी कर पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि ये जो भारत के लोगों पर क्या आरोप लगता था कि वो क्या है, अनपढ़ और असभ्य है। उसके बाद उन्हें किसी भी बदलाव के लिए राजी कर पाना बहुत मुश्किल है। कि गांधी जी कह रहे हैं कि जो है, गांधी जी कह रहे हैं कि भारत के लोगों पर जो क्या लगाया गया आरोप, अनपढ़ और असभ्य का, और उन्हें किसी भी बदलाव के लिए राजी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये गांधी जी कह रहे थे ये गलत है, सरासर गलत है। यह भारत की श्रेष्ठता के लिए एक चुनौती है। ये बता रहे थे कि यह भारत की श्रेष्ठता के लिए क्या चुनौती है, यानी कि इट इज ए चैलेंज टू इंडियन सुपरियोरिटी। यानी कि सुपरियोरिटी मतलब क्या, इंडिया के लिए चैलेंज, श्रेष्ठता। ठीक है, यानी कि क्या है, चैलेंज है, इंडिया सुपरियोरिटी यानी कि भारत की श्रेष्ठता के लिए एक चुनौती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज नो नीड फॉर एनी चेंज इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर। अब गांधी जी के अनुसार क्या है, गांधी जी के अनुसार भारत और भारत की सभ्यता में, संस्कृति में कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है, कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए पढ़िए, गांधी जी के अनुसार भारत और भारतीय संस्कृति को किसी भी परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि गांधी जी क्या कह रहे थे कि जो लोग बोलते हैं कि भारत क्या है, भारत के लोग अनपढ़ और असभ्य हैं और उनको किसी भी बात के लिए मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गांधी जी के अनुसार क्या है कि भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति में बदलाव करना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बदलाव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो जहाँ पे है जैसे है ठीक है। ठीक है, उसके बाद many people have tried to impose their ideas on India but still Indian people have remained steadfast with their culture and ideas। इसका मतलब है कि
बहुत से लोगों ने भारत पर अपने विचारों को थोपने की कोशिश की है। ये क्या कर रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो भारत पर अपने विचार यानी कि अपने आइडिया अपनी कल्चर क्या थोपने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति और विचारों के साथ स्थिर रहे। लेकिन फिर भी क्या है, इंडियन पीपल्स जो हैं भारतीय लोग क्या हैं, अपनी संस्कृति और विचारों के साथ स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये था इसका मतलब। उसके बाद देखिए, दिस इज द ब्यूटी एंड लास्ट होप ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि यही भारतीय सभ्यता की खूबसूरती एक आखिरी उम्मीद है। यानी कि यही जो भारतीय सभ्यता है, सभ्यता की खूबसूरती है, एक आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद कौन है? भारतीय सभ्यता की खूबसूरती। यानी कि जो है, गांधी जी बता रहे हैं कि हमेशा से भारतीय लोगों पर आरोप लग रहा था कि भारतीय क्या होते हैं, अनपढ़ और असभ्य होते हैं, लेकिन और उन्हें किसी भी बदलाव के लिए राजी कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो गांधी जी क्या कह रहे थे कि गांधी जी के अनुसार भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि मतलब बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने भारत पर अपने विचार यानी कि अपना मन से चलाने के लिए भारत को थोपने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी भारतीय लोग जो थे अपने विचारों पर और संस्कृति पर क्या थे, अपने विचारों और संस्कृति के विचारों के साथ स्थिर है। अपनी संस्कृति और विचारों के साथ क्या रहते, स्थिर रहते, कांस्टेंट रहते, कि मतलब नहीं, कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो है सो है। उसके बाद यही भारतीय की सभ्यता की खूबसूरती एक आखिरी उम्मीद है। यानी कि यही जो भारतीय की सभ्यता की खूबसूरती वो क्या है, एक आखिरी उम्मीद है भारत के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन शोज द वे ऑफ मोरालिटी एंड ओनली बाय फॉलोइंग मोरालिटी ए पर्सन कैन कंट्रोल हिज इमोशन एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज, देयरफॉर इंडियन सिविलाइजेशन इज एट इज शुड बी एंड वी डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भारतीय सभ्यता, ठीक है, भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता का रास्ता दिखाती है। किसका रास्ता दिखाती है? नैतिकता का, यानी कि नए जमाने का। ठीक है, नैतिकता का रास्ता दिखाती है, और नैतिकता का पालन करके ही एक व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, और नैतिकता का ही पालन करके एक व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वो अपनी भावनाओं पर, फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। उसके बाद और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, और अपने किसका? कर्तव्यों का पालन कर सकता है। उसके बाद इसी वजह से भारतीय सभ्यता वैसी ही है जैसे होना चाहिए। यानी कि इसी कारण जो है भारतीय सभ्यता जैसी थी वैसे सभ्यता वैसी ही है जैसी होनी चाहिए थी। यानी किसके कारण? अपनी भावना पर कंट्रोल करके और नैतिकता का पालन करके जो भारतीय लोग रहते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इसी की वजह से भारतीय सभ्यता वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और हमें किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, और हमें क्या है, किसी भी देश से, किसी भी लोगों से, ठीक है, कि कहीं और के लोगों से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब था इंडियन सिविलाइजेशन सोच द वे ऑफ मोरालिटी का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी जी फर्दर सेज दैट द ह्यूमन माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस बर्ड। यहाँ पे आप लोग समझिए कि गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग एक वे आराम परिंदे जैसा है। ठीक है, एक आराम परिंदे जैसा है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार क्या है, दिमाग एक क्या है, आराम परिंदे जैसा है, रेस्टलेस बर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लाइक डे रेस्टलेस बर्ड, यानी कि आराम परिंदे जैसा। जिसे आप जितना भी आराम देंगे ना, जितना ही आराम देंगे वो उतना ही आराम मांगेगा, ऐसा है हमारा माइंड। ठीक है, उसके बाद देखिए, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड इवन आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग it remains unsatisfied. Therefore, our ancestors advised us to be satisfied because they understood that
द रिलेशन ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज नॉट रिसोर्सेज बट विथ मेंटल स्टेट। इसका मतलब है कि यह जितना पाता है, ठीक है, यह जितना पाता है इसे उतना ही अधिक पाने की चाह रखती है, और सब कुछ पा लेने के पश्चात भी यह असंतुष्ट ही रहता है। यानी कि जो हमारा दिमाग है, ह्यूमन माइंड, यानी कि मनुष्य का जो दिमाग है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, आराम परिंदे के जैसा है। इसको जितना मिलेगा ना वो उतना ही मांगेगा, और तब भी इसका मन संतुष्ट नहीं होगा, तभी ये क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा। और ये क्या है, अधिक पाने की चाह रखती है, और सब कुछ पा लेने के पश्चात भी यह क्या होता है, असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें संतुष्ट रहने की सलाह दी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमें संतुष्ट रहने का सलाह दिया, एडवाइस टू सेटिस्फाइड, ठीक है, संतुष्ट रहने की सलाह दी, क्योंकि यह वह हम समझ गए थे कि इंसान की खुशी, क्या समझ गए थे, इंसान की खुशी का संबंध उसके पास उपलब्ध संसाधनों से नहीं बल्कि उसकी मानसिक स्थिति से होता है, ठीक है। वो क्या समझ गए थे कि इंसान की खुशी का संबंध किसके पास होता है, उपलब्ध संसाधनों से नहीं, यानी कि जो हमारी खुशी है वो हमारे आसपास उस उपलब्ध संसाधनों से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मोबाइल मिल गया तो हमको खुशी हो गई, मतलब पूरा खुश हो गए और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या था कि मतलब इंसान अपने संसाधनों से खुश नहीं होता है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति से ही होता है। यानी कि जो हमारा मानसिक स्थिति होता है, जैसे मान लीजिए मन खुश रहेगा तो सब खुश रहेंगे, ठीक है, तो मन को जो मिल रहा है वो मिलेगा तो खुश रहेंगे, ठीक है, वरना नहीं रहेंगे। तो वो कौन समझ गए थे, हमारे पूर्वज समझ गए थे कि वो क्या है कि इंसान की खुशी का संबंध उसके पास उपलब्ध संसाधनों से नहीं है बल्कि उसकी मानसिक स्थिति से होता है। इसलिए उन्होंने हमें संतुष्ट रहने की सलाह दी, ठीक है। ये रेस्टलेस बर्ड जैसा रहने की सलाह नहीं दी, संतुष्ट रहने के लिए सलाह दी कि मतलब जितना मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट रहो, वरना ये जो मन है वो एक आराम परिंदे के जैसा है, ये जितना पाता है उतना ही चाहता है, उतना अधिक पाने की चाहत रखता है, और सब कुछ पा लेने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं होता कि मतलब हाँ अब हो गया, नहीं, ये संतुष्ट होता ही नहीं है कभी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, द रिच पर्सन इज नॉट ऑलवेज हैप्पी एंड द पुअर पर्सन इज नॉट ऑलवेज हर्ट। यानी ये कह रहा है कि अमीर व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रहता और गरीब व्यक्ति को भी हमेशा दुख नहीं रस सताता। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, वो हमेशा खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। जो रिच पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा खुश नहीं रहते हैं, और जो गरीब पर्सन, पुअर पर्सन होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको भी हमेशा दुख नहीं सताता। इसी वजह से इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने हमें हमेशा आनंद और आराम से दूर रखा, ताकि हम संतुष्ट होकर जीवन जी सके और ज़्यादा पाने की चाह में परेशान ना रहें, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो अमीर व्यक्ति है हमेशा खुश नहीं रहता, और जो गरीब लोग हैं उनको हमेशा दुख नहीं सताता। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमें आनंद और आराम से दूर रखा। आनंद और आराम से मतलब कि यानी कि जैसे मतलब आजकल हम लोग रह रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आराम से घर में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये सब मतलब हमारे पूर्वजों ने क्या रखा, हमें आनंद और आराम से दूर रखा, ताकि हमें संतुष्ट होकर जीवन जी सके और ज़्यादा पाने की चाहत में परेशान ना रहें। यानी कि जब हम लोग आनंद और आराम से नहीं रहेंगे तो हम लोग जितना मिलेगा उतना ही में संतुष्ट रहेंगे। जैसे मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनको मतलब जितना मिलता है उतना ही में संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा उनको दुख सताता नहीं है, वो संतुष्ट होकर जीते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये अमीर लोग होते हैं, रिच पर्सन्स होते हैं, वो क्या होता है कि जितना इनके पास आता है ना, जितना आता है वो सोचते हैं कि और इसमें से बढ़ाया जाए, और इसमें से बढ़ाया जाए, ये मतलब इनका मन नहीं भरता। तो ये इसलिए हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें आनंद और आराम से दूर रखा है, मतलब हमेशा मेहनत करवाते रहे हैं, ठीक है, कि ताकि हम लोग क्या रहें, संतुष्ट रहें, सेटिस्फाइड रहे, तब सेटिस्फाइड होकर जीवन जी सकें और ज़्यादा पाने की चाह में परेशान ना रहें, मतलब ज़्यादा पाने की चाहत में परेशान नहीं रहें, ठीक है। और ज़्यादा पाने की चाहत में परेशान मतलब इतना नहीं कि मतलब जितना मिल रहा है उतना लेते जाओ परेशान रहो, मतलब इतना लो कि मतलब जिससे हम लोग खुश रह सकें, ठीक है। जितना मिल रहा है उतना लेना चाहिए और जिसमें हम लोग खुश रह सकते हैं, और उतना भी ज़्यादा नहीं पाने की चाहत में रहना चाहिए कि मतलब दिन भर टेंशन में रहें ये वो, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। गांधी जी सेज दैट इवन टुडे वी आर लिविंग इन द सेम हट एज वी यूज टू लिव अर्लियर। यानी कि गांधी जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सुनिएगा कि गांधी जी कहते हैं कि आज भी हम उसी प्रकार झोपड़ी में रह रहे हैं जैसे हम पहले रहते थे। ये कह रहे हैं कि आज भी हम उसी प्रकार झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पहले रहते थे। उसके बाद द नेचर ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री इज ऑल्सो द सेम इट वॉज बिफोर। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे हमारे देश की शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही है जैसे पहले था। ये कह रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही है जैसे पहले था। उसके बाद देयर इज नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन इन आवर कल्चर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हेट। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में प्रतियोगिता की पद्धति नहीं है, क्योंकि इस वजह से द्वेष भावना उत्पन्न होती है। ये क्या कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में प्रतियोगिता की पद्धति नहीं है, कंपटीशन नहीं है, हमारी जो संस्कृति है उसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, द्वेष भावना उत्पन्न होती है। क्या होती है? द्वेष भावना, यानी कि प्रोड्यूसेस हेट, नफरत, नफरत प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द्वेष भावना का मतलब होता है नफरत, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ईच पर्सन डज हिज वर्क रेगुलरली एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी, ठीक है, समाज। इसके स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को नियमित रूप से करता है और समाज में अपना योगदान देता है। ये कह रहे हैं कि इसके स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति, ईच पर्सन, ठीक है, इट्स प्लेस ईच पर्सन अपने कार्य को नियमित रूप से करता है। अपने काम को क्या करता है? नियमित रूप से, रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली यानी नियमित रूप से करता है और समाज में अपना योगदान देता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद it is not that our ancestors did not know how to invent machines, but they understood that if we created the machine, we would be engrossed in the inventions and would lose our character. Therefore, he decided that we will depend on our hands and feet because such a lifestyle give us happiness and health both. अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ से, ठीक है, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से इट इज़ नॉट दैट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज यंत्रों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पूर्वज थे वो यंत्रों का यानी मशीन्स का आविष्कार करना नहीं जानते थे, परंतु वह समझ गए थे। परंतु क्या थे? वह समझ गए थे कि अगर हमने नियंत्रण का निर्माण कर लिया तो हम इनके आविष्कारों में उलझे रह जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। क्योंकि उनको क्या पता था, वो समझ गए थे कि अगर हमने नियंत्रण का निर्माण कर लिया, क्या था? नियंत्रण का निर्माण कर लिया तो क्या इन्हीं आविष्कारों में वो उलझे रह जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। इसी वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अपने हाथ पैरों पर ही निर्भर रहेंगे, क्योंकि ऐसी जीवन शैली हमें खुशी एवं स्वास्थ्य दोनों ही देगी। उनका कहना ये था, वो मतलब गांधी जी ये कह रहे हैं कि आज आज भी हम उसी प्रकार झोपड़ी में रह रहे हैं जैसे हम पहले रहते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे देश की शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही है जैसा पहले था, ठीक है। उसके बाद हमारी संस्कृति में प्रतियोगिता की पद्धति कम है, क्योंकि इससे द्वेष भावना उत्पन्न होती है, नफरत उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद इसके स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को नियमित रूप से करता है और समाज में अपना योगदान देता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज क्या थे, मशीनों का इन्वेंशन करना नहीं जानते थे। उनको पता था, वे समझ गए थे कि अगर हमने नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, हम लोग इन्वेंशन करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या होगा कि हम इन्हीं आविष्कारों में उलझे रह जाएंगे। मतलब जब लाइट का आविष्कार कर दिए तो पंखा करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी का हुआ तो उससे लाइट करेंगे, लाइट कर दिए तो पंखा करेंगे, पंखा से कूलर, कूलर से ऐसे, मतलब ऐसे ही आविष्कारों में उलझे रह जाएंगे। उनका कहना ये था, ठीक है, उनका कहना यह था कि उलझे रह जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे, अपना जो चरित्र है वो खो देंगे, ठीक है, लाइफस्टाइल। उसके बाद इसी वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया, ठीक है, फैसला किया कि हम अपने हाथ पैरों पर ही, पेटों नहीं है पैरों है, हाथ पैरों पर ही निर्भर रहेंगे। वो क्या थे, अपने बोल रहे थे कि इसलिए
वो अपने हाथ पैरों पर ही निर्भर रहेंगे, क्योंकि जो है ऐसी जीवन शैली है, ऐसी लाइफ स्टाइल जो है वो उनको खुशी और हेल्थ दोनों ही देती है। क्या देती है? हेल्थ और हैप्पीनेस बोथ दोनों देती है। कौन? ऐसी जीवन शैली अपने हाथ पैर पर ही निर्भर रहने से उनको खुशी और हेल्थ दोनों ही मिलती थी, इसलिए वो मशीनों का इन्वेंशन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो सॉ दैट द बिग सिटीज वेयर लाइक ए नेट। ये क्या? इसका मतलब हुआ कि हमारे पूर्वज ने यह भी देखा कि बड़े बड़े शहर एक जाल के जैसे थे। हमारे पूर्वज क्या देखे थे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो एक जाल के जैसे थे, मतलब जाल में जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वैसे थे। तो क्या थे? शहर एक बड़े जाल के जैसे थे। उसके बाद द पीपल हु लिव्ड, क्या थे? द पीपल हु लिव्ड इन दिस सिटीज वेयर आल्सो नॉट हैप्पी बिकॉज दे वेयर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। यानी कि जो लोग शहर में रहते थे, जो लोग वो शहर में रहते थे वो हमेशा क्या थे? खुश नहीं थे। वो हमेशा चोरों से और रॉबर्स डाकुओं से क्या हमेशा डरे हुए रहते थे। ये कह रहे हैं ना, इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग इन शहरों में रहते थे वह भी खुश नहीं थे। वह भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें हमेशा चोर और डाकू का डर सताता रहता था। चोर और डाकू का डर सताता। जैसे हमारे ही मतलब पूर्वज लोग क्या थे? बाहर में मतलब जैसे ही घर से बाहर निकले तो इतना मतलब 1 घंटा बैठा करके समझाते थे कि ये है, वो मत करना, यहाँ पे मत बैठना, यहाँ पे मत चलना, किसी से बात मत करना। मतलब जितना भी था उतना समझा देते थे कि मतलब वो समझ गए थे कि मतलब वो जानते थे, पहले उनके साथ बीत चुका होगा कि मतलब शहरों में बहुत ज़्यादा चोरी होती है, लूटपाट होती है। तो इसलिए वे लोग क्या करते थे, घर से बहुत ज़्यादा समझा कर या फिर किसी के साथ में भेजते थे। अकेले तो भेजा नहीं करते थे पहले। अब ना हो गया है कि मतलब हाँ मैं जा रहा हूँ करके आ जाऊँगा। अब तो उतना चोर डाकू का डर भी नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया है अब मॉडर्न मॉडर्न इंडिया में, डिजिटल इंडिया में। तो ये क्या था कि हमारे पूर्वजों ने देखा था कि बड़े बड़े शहर एक जाल के जैसे होते हैं, और जो लोग इन शहरों में रहते थे वो खुश नहीं थे, और वो क्या थे? हमेशा चोरों और डाकुओं से भयभीत रहते थे, डरे हुए रहते थे। ठीक है, उसके बाद एविल स्प्रेड्स वेरी फास्ट इन सिटीज। यानी कि शहरों में बुठाइयाँ नहीं बुराइयाँ होगा, बड़ी तेजी से फैलती थी। यहाँ पे बुठाइयाँ नहीं बुराइयाँ होगा। एविल मतलब होता है बुराई। एविल मतलब क्या होता है? बुराई। ये एविल जो है इसका मतलब होता है बुराई। तो एविल जो है शहरों में जो है, एविल यानी कि बुराइयाँ जो है बहुत तेजी से फैल रही थी। यानी कि बहुत सारे बुरे लोग उसमें हो रहे थे। मतलब जो अच्छा भी है तो वो बुरे लोग के साथ रह के वो वो भी मतलब बैड हो जाता था, यानी कि एविल हो जाता था, उसके अंदर भी बुराई भर जाती थी। उसके बाद हियर रिच पीपल रॉबर्ट द पुअर एंड नो वन वाज हैप्पी। उसके बाद क्या है कि यहाँ अमीर लोग गरीबों को लूटते थे और कोई भी खुश नहीं था। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो शहरों में अमीर लोग थे वो गरीबों को लूटते थे। किसको लूटते थे? गरीबों को। और कोई भी खुश नहीं था। फॉर दिस रीजन दे डिसाइडेड टू लिव ए लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट इन ए स्मॉल विलेज कनेक्टिंग विथ नेचर। अब इसी वजह से उन्होंने छोटे गांव में अतुष्टि से प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीने का फैसला किया। किसके कारण? कि मतलब शहरों में बुराइयां फैल रही थी जल्दी जल्दी, और अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को लूटा जा रहा था। तो इसी कारण वे लोग क्या थे? वे लोग खुश नहीं थे, और उन्होंने इसी की वजह से छोटे गांव में रहने के लिए और प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीने का फैसला किया। किसके कारण? शहरों में बढ़ती हुई बुराइयों के कारण और गरीबों को लूटने के कारण, जिससे वे लोग खुश नहीं रह पाते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते थे। यहाँ पे है हमारा अगला। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आवर फोर फिदर्स सॉ दैट द मिलिट्री पावर ऑफ द किंग वॉज वेरी वीक इन रिलेशन टू द पावर ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि राजा की सैन्य शक्ति नैतिकता की शक्ति के सामने बहुत ज्यादा क्या थी? कमजोर थी। यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, फोर फिदर्स या एंसेस्टर्स भी हो सकता है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, उन्होंने क्या देखा था कि राजा की जो सैन्य शक्ति है, यानी कि राजा की जो सेना की शक्ति है, सेना का पावर है, वो क्या थी?
वो क्या थी कि नैतिकता की शक्ति के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी ना। उसके बाद ए फ्यू मीटर्स ऑफ लैंड हैज़ नो वैल्यू इन फ्रंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि जीवन की संतुष्टि के आगे कुछ कदम धरती का कोई मोल नहीं था। यानी कि ये कह रहे थे कि जो जीवन की संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन होती है, वो संतुष्टि के आगे कुछ कदम धरती का कोई मोल ही नहीं था। तो इन्हीं सब यानी कि फॉर ऑल दिस रीजंस आवर एंसेस्टर्स चूज ए नॉर्मल लाइफ। तो इन्हीं सब वजहों से हमारे पूर्वजों ने सामान्य जिंदगी को चुना। किनकी वजह से? नैतिकता शक्ति को देख करके या फिर अपनी संतुष्टि को देख करके, इन सब को देख करके क्या किया उन्होंने? सामान्य जिंदगी को चुना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है Gandhiji further says that the country whose civilization is so developed and excellent, instead of learning from the world, it needs to be taught to the world। इसका मतलब हुआ कि आगे गांधी जी कहते हैं कि जिस देश की सभ्यता इतनी विकसित और उत्कृष्ट हो, उसे विश्व से सीखने की बजाय विश्व को सिखाने की जरूरत है। अब गांधी जी का कहना ये है कि जिस देश की सभ्यता इतनी डेवलप्ड हो गई है, विकसित हो गई है, तो उसको दूसरे देश से सीखने की जरूरत नहीं है, दूसरे देशों को सिखाने की जरूरत है। ठीक है, गांधी जी का क्या कहना है कि जिस देश की सभ्यता जब इतनी विकसित हो गई है, डेवलप्ड हो गई है, तो उसको क्या, उसको विश्व से सीखने की जरूरत नहीं है, विश्व को सिखाने की जरूरत है। ये गांधी जी का कहना है। ठीक है, उसके बाद देखिए